हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 3 ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का नाम महर्षि आत्रेय ने दिया था। उनका कहना था कि जो ऋतुएं होती है वो यानी कि सीजन, ठीक है, वो दो दो भागों में बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये 6 प्रकार की ऋतुएं होती है जो कि महर्षि आत्रेय ने हमें दी थी। अब देखो, ऋतुओं के अनुसार, दिन के अनुसार, रात्रि के अनुसार, अभी हम इससे पिछले चैप्टर में दिनचर्या और रात्रिचर्या को देखकर आए हैं, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग प्लस ऋतुओं के अनुसार मनुष्य के या इवन इस संसार के हर एक चीज में परिवर्तन होता है। मनुष्य में उसके बल का परिवर्तन होता है, ठीक है। जो इम्यूनिटी पावर जिसे हम कहते हैं उस चीज में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। कभी दिन छोटे होते हैं तो उस चीज से परिवर्तन होगा, कभी दिन बड़े होते हैं उस चीज से, कभी वर्षा हो रही है तो उस चीज से परिवर्तन होगा। तो इस चैप्टर में अब हमें डिटेलिंग पढ़ना है कि कैसे क्या क्या काम करना चाहिए, उन सीजन्स के हिसाब से हमें कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और मैं सच बताऊं सबसे नॉलेजेबल चैप्टर यही है, ऋतुचर्या। शारीरिक और प्राकृतिक स्थिति के अनुसार जो ऋतुओं हैं उनको कालों में विभाजित कर दिया गया। कैसे? अदान काल और विसर्ग काल। अदान काल को हम उत्तरायण काल कहते हैं, विसर्ग काल को हम दक्षिणायन काल कहते हैं, ठीक है। अदान काल में हमारी कौन कौन सी ऋतु आती है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। इसमें कौन कौन सी आती है अदान काल में? वर्षा, शरद, हेमंत। जो ये चीज है ना, ये बहुत ही पूछी जाती है पेपर में। मैं बताऊं 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पक्का ही आता है कि अदान काल और विसर्ग काल को बताइए बताइए क्या होता है ये, ठीक है। इसके हिसाब से ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे ग्रीष्म है वो कौन से काल में आता है, फिर आपको सब चीज बताना पड़ेगा कि उसका चंद्रमा का बल कैसा होता है, स्वभाव कैसा है, वायु कैसा है, इस तरीके से। अब हम जो उत्तरायण है यानी कि जो अदान काल है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सी ऋतुएं आती है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ठीक है। अब आप खुद बताओ इसके स्वभाव से कैसा रहेगा? अग्नेय रहेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीष्म में आप देखते हो नहीं कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। तो यहाँ पर यानी कि सूर्य का बल तो बहुत ज्यादा होगा और उससे जो चंद्रमा का बल होगा वो कम होता है, ठीक है। तभी तो दिन बड़े होते हैं और जो रात होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अदान काल को क्या कहते हैं? उत्तरायण काल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो वायु और सूर्य है, ठीक है, वो कैसी रहेगी? हमारी सृष्टि का शोषण करता है, ठीक है। अब ऋतुएं मैंने बता दिया, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म होता है। रस, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि देखो मैंने तो ऐसे याद रख रखा है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि जो लास्ट के 3 है कटु, तिक्त, कषाय, यहाँ पर इन रसों की वृद्धि होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछेगा। और हवा कैसी होती है? हवा हमारी होती है अत्यंत रुक्ष, बहुत ज्यादा रुक्ष नहीं होती है हवा, बहुत ड्राई ड्राई हो जाती है, अजीब सी, मतलब, ठीक है। तो अत्यंत रुक्ष हमारी यहाँ पर वायु रहती है। फिर आता है हमारा विसर्ग काल यानी कि अदान काल। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर ऋतुएं पता होनी चाहिए, वर्षा, शरद, हेमंत। अब यहाँ पर सब उल्टा है, जो उत्तरायण काल में पड़ा उसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। जैसे वहां चंद्रमा का बल क्षीण था तो यहाँ चंद्रमा का बल ज्यादा होगा, वहां सूर्य का बल ज्यादा था तो यहाँ पर कम होगा, वहां स्वभाव क्या था? अग्नि था तो यहाँ पर सौम्य होता है, ठीक है। और वहां पर हवा बहुत ज्यादा यानी कि वायु अत्यंत रुक्ष थी तो यहाँ पर अत्यंत रुक्ष नहीं होती है। वहां पर रस की वृद्धि कटु, तिक्त, कषाय हो रही थी तो यहाँ पर मधुर, अम्ल, लवण होती है। वहां जो रस में रुक्ष है तो यहाँ पर स्निग्ध है, ठीक है। वहां पर जो एक चीज थी, एक सेकेंड, कि वायु और चंद्रमा यहाँ पर सृष्टि को तृप्त करता है, वहां क्या कर रहा था? शोषण करता है। तो इस प्रकार से हमारा अदान काल और विसर्ग काल में डिफरेंसेस होता है जो कि पूछा जाता है। अब हम एक एक करके ऋतुओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेमंत ऋतु के बारे में, जो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी,
यानी कि 2 महीने रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम काल को देखते हैं, तो यहाँ पर विसर्ग काल होगा। यहाँ पर चंद्रमा जो है उसका बल अत्यधिक होता है और सूर्य का बल क्षीण होता है। कौन कौन से रस का सेवन हमें यहाँ पे करना चाहिए? मधुर, अम्ल, लवण। ठीक है, अच्छा आहार में बात करूं तो आहार में आप क्या क्या कर सकते हो? जैसे यहाँ पर ना गुरु तत्व वाले हमें भोजन यहाँ पे करना चाहिए, जैसे उड़द की दाल हो गई, पिट्ठी से बने जो भी पदार्थ होते हैं जैसे आलू के परांठे, इस टाइप से। दुग्ध से बने या दुग्ध का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। तेल, घी जितना हो सके खाओ, सरसों का साग वगैरह सब। विहार हो गया हमारी एक तरीके से दिनचर्या में हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे व्यायाम, ठीक है, अभ्यंग करो, उपटन लगाओ, ठीक है, स्वेदन कर सकते हैं, यहाँ पर धूमपान करना, अंजन का प्रयोग करना, इस तरीके से गर्म पानी से स्नान करना यानी कि उष्ण जल से स्नान करना, कंबल का सेवन करना, अपने आप को जूते मोजों से अच्छे से पैरों को ढक लेना, अच्छे अच्छे गरम गरम कपड़े पहनना, रजाई कंबल इन सब का यूज़ करना। ठीक है, ये सब आप देखो जब पेपर में आप लिखने बैठो ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई सर्दी की बात है, कौन कौन से महीने की बात है, उसमें जिस प्रकार से हम जो भी यूज़ करते हैं आपको सिर्फ वही बताना है। रस हो गया। अच्छा गुण में यहाँ पर क्या क्या होगा? गुरु यानी वही मैंने आपको बताया, जैसे उड़द हो गया यानी कि हैवी भोजन लेना है, और स्निग्ध द्रव्यों का हम यहाँ पर सेवन करते हैं। और जो खाना हमें नहीं खाना चाहिए यानी कि आपत्य आहार क्या होगा कि जैसे जल में घुला सत्तू हो गया, ठीक है, तीव्र वायु होगी, लघुहार, जब मौसम ही सीजन ही गुरु आहार का है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ लाइट चीजें खा रहे हो तो डाइजेशन में खुद ही प्रॉब्लम होगी ना, तो इस वजह से। और एक और बात ये है कि जो हेमंत ऋतु में मास के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर ये मार्ग शीर्ष प्लस पौष, तभी जाकर वहां पर ये नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी का माह बनता है। ठीक है, फिर आता है गाइस शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु हमारी जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च होती है। यहाँ पर ये माघ और फागुन मास में कहा जाता है। देखो इस मौसम में ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, वायु बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए हमारी जो त्वचा है वो अत्यधिक रुक्ष हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हमें विहार में व्यायाम, उपटन, ठीक है, तेल बहुत ज़्यादा, अभ्यंग मतलब मसाज बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज इसका आहार और विहार हेमंत ऋतु के अनुसार ही होता है, जो इससे पहले हमने ऋतु पढ़ी है उसके हिसाब से। और काल यहाँ पर अदान काल का प्रारंभ होता है। यहाँ पे लिखा है कि सूर्य के उत्तरायण होने से सूर्य तीव्र बल वाला, चंद्रमा का बल क्षीण हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और रस भी वही रहेगा, मधुर, अम्ल, लवण, कोई चेंजेस नहीं है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ मंथ्स का चेंजिंग है कि कौन कौन से आते हैं, और वहाँ पर बस ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती तो उससे हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब गाइस आती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का जो मास होता है वो होता है हमारा चैत्र और वैशाख। ठीक है, मार्च अप्रैल से मई का महीना। ठीक है, काल की बात करूं तो यहाँ पर जो अदान काल है उसका मध्य है, यानी कि देखो क्या लिखा है कि सूर्य के उत्तरायण होने से इसका बल पूर्ण रहेगा और जो चंद्रमा है उसका क्षीण होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रस की बात करूं तो यहाँ पर कटु, तिक्त, कषाय होगा, स्निग्ध भोजन का पदार्थ हमें सेवन करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर गुण की बात करूँ तो यहाँ पे लघु गुण वाले हमें द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। आहार की बात करूँ तो यहाँ पर ये कफ सबसे ज़्यादा होता है इस महीने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौसम चेंज होता है, तो कफ को शांत करने के लिए यानी कफ शामक भोजन हमें यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, जैसे गेहूं का, जो जंगली पशु पक्षी होते हैं उसके मांस का सेवन करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यहाँ पे सूरा, पकाया जल या नागर मोथा और शुंठी से पकाया या विजय सार से पकाया जल या मधु युक्त जल का पान हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा कफ शांत होता है। कफ अगर हमारा शांत होगा तो हम सही रहेंगे ना, हेल्दी रहेंगे, क्योंकि चेंजिंग मौसम में सबसे ज़्यादा हर एक को कोल्ड ही होता है। आप पत्ते आहार देखो, कफ वर्धक है, यानी कि कफ वर्धक भोजन का सेवन हमें नहीं करना, गुरु भोजन का सेवन हमें नहीं करना। देखो जब गुण की बात आ रही है तो वहाँ लघु है,
तो यहाँ पर हमें गुरु भोजन का पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, शीतल द्रव्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। मधुर अमल लवण रसों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस मौसम में कटु तिक्त कषाय रस ही सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। विहार की बात करूँ तो देखो यहाँ लिखा है कि शिशिर ऋतु में कफ जब कुपित हो जाता है वह सूर्य की तीक्ष्णता के कारण पिघलता है। जब शिशिर ऋतु होती है ना तो वहाँ पे सूर्य की जो किरणें आती है वो तीक्ष्ण होती है, तो उस टाइम पर हमारा जो कफ है वो पिघलता है। उसे तीक्ष्ण वमन में संशोधन द्वारा निकाल कर हमें धूमपान, गंडूश, रस का सेवन करना चाहिए, यानी कि नस्य का सेवन करना चाहिए, ठीक है। चंदन का आप लेप लगा सकते हो, चीज़ें वही हैं। उपटन वगैरह, फिर नहाना धोना, अभ्यंग करना, इससे हमारी जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ रहता है, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्य जो 3 ऋतु है वो और एक कंसेप्ट है हंसोदक, वो वाला हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।